दोस्तों, जो बाइडेन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो सबको पता था वो अपने मित्र राष्ट्रों के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए थे। तो उस टाइम पर जो है सबको पता था कि रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन को पूरी तरह से जो बाइडेन और जो मित्र राष्ट्र थे वो सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे में रूस ने सोचा, एक ऐसी ट्रिक अपनाई कि क्यों ना मैं अमेरिका को दो जगह व्यस्त कर दूं, अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों को दो जगह व्यस्त कर देता हूं, तो मुझे थोड़ा यहाँ विंडो मिलेगी। तो उसने अपने ईरान, जो उसका लंबे समय का सहयोगी रहा है, ईरान को कहकर उसने इजराइल में हमला करवाया। ईरान खुद तो हमला करता नहीं है, खुद हमला क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो खुद युद्ध में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन ईरान ने क्या किया कि अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, जैसे हमास, हिजबुल्ला, हूती, इनके थ्रू उसने इजराइल पर बहुत तगड़ा हमला करवाया और सैकड़ों मासूम लोगों की उसमें मौत हुई। हम सबको पता है 7 अक्टूबर को जैसे ही इजराइल पर हमला हुआ, इजराइल ने कसम खा ली कि वो इनको अब बिल्कुल जड़ मूल से नष्ट कर देगा, क्योंकि इजराइल की पॉलिसी रही है, वो जड़ से इलाज करता है। तो जैसे ही हमला हुआ, इजराइल एक्टिवेट हो गया और उसने इराक से लेके यमन तक, यमन से लेके गाजा तक चुन चुन के ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज थे, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, चुन चुन के उसने मारना और उनकी टॉप लीडरशिप को ख़त्म कर दिया। आज लगभग 1 साल से ऊपर हो गया, जो भी ये जो ईरान के प्रॉक्सीज थे, इनकी टॉप लीडरशिप ख़त्म हो गई है। हमास, हिजबुल्ला एक तरह से घुटने पर आ चुके हैं। गाजा में तो धुआं धुआं कर दिया, एक बिल्डिंग वहाँ साबुत नहीं दिखती है, पूरा मैदान मैदान बना दिया इसराइल ने। ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा दिया। उसने यमन से लेके गाजा, गाजा से लेके और आपके इराक तक हर जगह अपने आतंकी दल खड़े कर दिए कि इजराइल युद्ध में लड़ो। और ये सभी लोग गाजा इजराइल युद्ध में गाजा की तरफ से शामिल हुए, और लेकिन फिर भी इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन इस युद्ध से रूस को एक फ़ायदा हुआ, उसको जो तात्कालिक रिलीफ था, उसको जो उस टाइम पे जो रिलीफ चाहिए था कि तब तक मैं अमेरिका को यहाँ बिजी करने की कोशिश करता हूँ, तब तक क्या होगा कि चुनाव हो जाएंगे और ट्रंप चुन के आ जाएंगे। और वो हो गया, तब तक ट्रंप चुन के भी आ गए। लेकिन अभी स्थिति क्या है कि जो बाइडेन की सरकार यूक्रेन के साथ जिस स्थिति से रूस के अगेंस्ट में खड़ी थी, उस स्थिति से, उस मजबूती में अभी जो ट्रंप की सरकार है वो नहीं खड़ी है। ट्रंप बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यूक्रेन को, रसिया यूक्रेन युद्ध में। और यही रूस का तात्कालिक उद्देश्य भी था, उसको इजराइल को वहाँ बिजी कराना था ताकि अमेरिका उसके फेवर में थोड़ा बिजी हो जाए, तब तक चुनाव हो रहे हैं, और वो चीज़ हो चुकी है। अच्छा, इसमें तीसरा क्या, ईरान को भरोसा था कि जब तक इजराइल मेरे प्रॉक्सीज को निपटाएगा, मैंने जो आतंकी दल खड़े किए हैं हमास, हिजबुल्ला, इनसे निपटाएगा, तब तक क्या होगा, चुनाव हो चुके होंगे और ट्रंप आ जाएंगे और रसिया यूक्रेन युद्ध का कुछ समाधान हो जाएगा, और उसके बाद रसिया वहाँ से खाली हो जाएगा और मेरी सुरक्षा में आ जाएगा, क्योंकि रसिया का लॉन्ग टर्म का उद्देश्य रहा है, वादा रहा है ईरान को सुरक्षा प्रदान करने का। लेकिन चुनाव हो गए, ट्रंप आ गए, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध का जैसा ये लोग मान के चल रहे थे, रसिया और ईरान, कुछ हल निकल आएगा, क्योंकि ट्रंप भी बार बार कह रहे थे कि मैं प्रेसिडेंट बना तो पहले ही दिन युद्ध खत्म कर दूंगा, 24 घंटे के अंदर युद्ध खत्म कर दूंगा। ऐसा सचमुच तो हुआ नहीं, युद्ध तो खत्म नहीं हुआ। अब ईरान के प्रॉक्सीज भी निपट गए, अब ईरान बुरी तरह फंस गया, क्योंकि पहली बात तो वो बेमतलब इजराइल के सामने युद्ध में पड़ गया। दूसरी चीज़, उसके जितने भी प्रॉक्सीज थे, हमास, हिजबुल्ला, हूथी, ये सब एक तरह से बिल्कुल जड़ मूल से समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल जड़ से इलाज करता है। तीसरी चीज़, जो इसका परम मित्र था, जो इसको सुरक्षा प्रदान करना था, रूस, लेकिन रूस अभी खुद ही यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है, वो इसकी सुरक्षा कहाँ से प्रदान करेगा, वो तो खुद ही बिजी पड़ा हुआ है युद्ध में। ईरान ने चाल तो बहुत बुद्धिमानी से चली थी, वो मुसलमान जो दुनिया है, मुसलमान दुनिया का सरपंच बनने के लिए सरपंच बनना चाह रहा था, लेकिन वो खुद लड़ाई में नहीं कूदा, उसने अपने प्रॉक्सीज को कुदाया इजराइल से लड़ने के लिए। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई है कि इजराइल ने प्रत्यक्ष रूप से ईरान पर हमला कर दिया, और मुझे लग रहा है ईरान जो मान के चल रहा था वो अब नीति उसके लिए काम नहीं आने वाली, और उसने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब इजराइल ने प्रत्यक्ष रूप से ईरान पर हमला कर दिया, और उसके टॉप साइंटिस्ट, टॉप मिलिट्री लीडरशिप, और जो टॉप जो देश की क्रीम होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, और जो साइंटिस्ट होते हैं उसके, जो भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन सबको एलिमिनेट कर दिया है पहली रात के हमले में। तो अभी सिचुएशन ये बन गई है कि रसिया ईरान के बचाव में आ नहीं सकता, पहली बात। दूसरी चीज़, अमेरिका अभी खाली बैठा है, मतलब रसिया यूक्रेन युद्ध में ज़्यादा इन्वेस्टेड नहीं है, तो वो पूरी तरह से इजराइल के साथ यहाँ ईरान के अगेंस्ट में खड़ा है। और तीसरा सबसे खतरनाक चीज़ जो ईरान के शासक हैं खमैनी, उनके लिए ये है कि ट्रंप भी ऐसे में उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि वो एक क्रिश्चियन देश भी नहीं है, वो एक मुसलमान देश है, और ट्रंप का उनसे खुद ही एक 36 का आंकड़ा चल रहा है। क्या चल रहा है? न्यूक्लियर टॉक को लेकर, ट्रेड डील के बारे में, न्यूक्लियर डील के बारे में।
तो अभी ईरान इतना बुरा फंस चुका है ना कि उसका प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन ईरान का समय बहुत ख़राब चल रहा है। एक तरीका है कि ईरान अभी बच सकता है, शांति स्थापित हो सकती है। कैसे? कि अगर ईरान ट्रंप की बात मान लें, ट्रंप के आगे झुक जाएं और वो जैसे वो ट्रेड डील की, न्यूक्लियर टॉक की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर डील की बात कर रहे हैं, वो मान लें। लेकिन खमैनी जो ईरान के शासक हैं वो ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति, पूरी विचारधारा ही अमेरिका के विरोध पर खड़ी है। अमेरिका के विरोध पर ही उनकी राजनीति पली बढ़ी है। तो वो उस चीज़ को जो है नेगोशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनका सत्ता में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा ईरान में, और सत्ता से कोई हटना नहीं चाहता है, आप जानते हैं। दोस्तों, ईरान में मुझे ऐसी स्थिति में जो खमैनियों की जो सत्ता चल रही है उसका चलना बहुत लंबे समय तक बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के नैरेटिव को पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से स्थापित कर चुका है। अभी पता चला है कि जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इजराइल के, नेतन्याहू, उन्होंने मोदी जी को भी फ़ोन करके ईरान पर हमले के बाद फ़ोन करके उनको सूचना दी है और उनको संज्ञान में लिया है कि हमने ऐसी स्थिति करी है। तो मोदी जी ने उसमें यही कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, शांति स्थापित करने की हमें प्रयास करने चाहिए। ये ऐसी स्थिति है भारत के लिए कि भारत इस युद्ध में किसी एक पार्टी के साथ खुल के समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इजराइल भी हमारा मित्र देश है और ईरान में हमारे इंटरेस्ट हैं। हमारे इंटरेस्ट कैसे हैं कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको काउंटर करने के लिए भारत ने ईरान में एक चाबहार पोर्ट बनाया है। तो अभी मेरे हिसाब से भारत सरकार की नीति ये रहनी चाहिए और यही रहेगी भी कि किसी एक का खुल के समर्थन ना करें, और ईरान में अमेरिका और इजराइल मिलकर सत्ता परिवर्तन करें या ना करें, रिजिम चेंज हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें अपने जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ईरान में उसको सिक्योर करने की कोशिश करनी चाहिए और खुल के किसी एक के साथ नहीं आना चाहिए। तो मैं अभी यही कहूँगा कि ईरान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नीति बहुत अच्छी थी, प्लान बहुत अच्छा किया था ईरान ने और रसिया ने मिलकर, लेकिन समय उनके साथ में नहीं है।